जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप यह समझ पाएंगे कि भक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता, भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, भक्ति का पूजा पाठ का ना ही कोई जाति होती है ना ही कोई धर्म होता है। भक्ति तो बस सच्चे भाव और स्वच्छ मन से की जाती है और हमारे प्रभु हमारे लाला भाव के ही भूखे होते हैं। इस सृष्टि चलाने वाले को, जगत के पालनहार को, परम पिता परमेश्वर को आखिर हम दे ही क्या सकते हैं। हमारे लाला तो सिर्फ हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम सच्ची श्रद्धा से, निश्चल भाव से अपने ठाकुर जी से प्रेम करें और उनकी सेवा पूजा करें। दोस्तों इस बात को तो कोई कह ही नहीं सकता है कि हमारे ठाकुर जी कब किस पर कृपा कर दे, कब किसकी पुकार को सुन ले, किसे अपनी भक्ति प्रदान कर दे, किसे अपना प्रेम दे दे, किस भक्त का मन निर्मल कर दे। ठाकुर जी कब किसको अपने रंग में रंग ले, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं। दोस्तों वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है जिस पर लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा इतनी कृपालु हैं। क्या उन पतितों पर, उन अधमों पर ठाकुर जी इतनी कृपा कर सकते हैं? हमसे जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों को हटाकर हमें वो स्वीकार करते हैं, अपने श्री चरणों में हमें स्थान देते हैं। और जब हम अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी की शरण ले लेते हैं तो हमारे ठाकुर जी सभी अपराधों को क्षमा कर हमें माफ करते हैं और हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में लड्डू गोपाल आ गए हैं, हमारे ठाकुर जी आ गए हैं, हमें ठाकुर जी ने भक्ति प्रदान की है, जब हमारे लड्डू गोपाल हमें अपने रंग में पूरी तरह से रंग लेते हैं, हम अपने कान्हा को एक पल के लिए भी नहीं भूलते, तो आप समझ लीजिए कि आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर आपको ठाकुर जी ने अपनी सेवा का मौका दिया है। दोस्तों आज की लीला कथा जिसने मेरे साथ शेयर की है वो मुस्लिम धर्म से है। उनका नाम है आयशा। दोस्तों आयशा जी के बारे में जब आप जानेंगे तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, कोई इतना महान कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है। किसी के मन में दुखी लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए इतनी करुणा, इतना प्रेम कैसे हो सकता है। दोस्तों आयशा जी बताती हैं कि मैं बहुत ज्यादा पैसे वाले परिवार से नहीं हूँ। आयशा जी बताती हैं कि मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मैं। दोस्तों आयशा जी बताती हैं कि मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव। आयशा जी बताती हैं कि मेरे पति खुद की एक दुकान चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे पति की दुकान ठप होती चली गई, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। मेरे पति को दुकान से बहुत ज्यादा घाटा होने लगा। लाखों रुपए जो मैंने अपनी दुकान में लगाए थे उनमें से सब कुछ खत्म होने लगा, उसमें कुछ भी नहीं बचा था, धीरे धीरे सब खत्म हो चुका था। दोस्तों आप समझ ही सकते हो जिसका व्यापार ठप हो जाता है उस पर क्या बीतती है। एक गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पर आप सभी समझ सकते हो जब पैसे नहीं होते हैं सब का सब वहीं पर रुक जाता है। दोस्तों वैसे तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। आयशा जी बताती हैं कि जब मेरे पति ने दुकान खोली थी तब मेरे पति ने बहुत सारा कर्ज लिया था, लोन लिया था। मैंने सोचा था कि मेरा व्यापार अच्छा चलेगा तो धीरे धीरे हम लोन को चुका देंगे, पर मुनाफा होने की बजाय दुकान में हमेशा घाटा ही होता रहा। आयशा जी बताती हैं कि हम पूरी तरह से कर्जदार हो गए थे और अब मेरा व्यापार भी बंद हो गया था। हमारे घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। आयशा जी बताती हैं कि यह सब मेरी शादी के बाद हुआ। उनके विवाह के बाद तो सब लोग उन पर लांछन लगाने लगे, आयशा जी को ताने मारने लगे कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बहुत ही मनहूस हो, तुम्हारा पैर बहुत खराब है क्योंकि तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे पति का व्यापार ठप हो गया, पैसे आने भी बंद हो गए हैं और हर तरह से तुम्हारा पति कर्जदार हो गया है। आयशा जी बताती हैं कि मेरी शादी को कुछ महीने ही बीते थे, इसीलिए मैं सबको अच्छे तरह से जानती भी नहीं थी और इस तरह की बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। आयशा जी बताती हैं कि कुछ महीने बीत जाने के बाद मैं गर्भवती हुई। अब यह खबर सुनकर मेरे पति, मेरे शौहर बहुत ही खुश थे। मेरी सासू माँ, मेरे सास ससुर सभी बहुत खुश थे क्योंकि सब लोग घर में बहुत ज्यादा परेशान थे बिजनेस की वजह से। पर ये खुशखबरी जब मैंने अपने पति को, अपनी सासू माँ को बताई तो सभी बहुत खुश थे। आयशा जी बताती हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं वह दुख भी बैठा हुआ था। आयशा जी बताती हैं कि साथ में ही मेरे हस्बैंड को यह भी दुख था कि वो मेरा इलाज कैसे करवाएंगे, डिलीवरी कैसे करवाएंगे और सबसे बड़ा दुख यह था कि बच्चे के आने के बाद हम उसकी परवरिश कैसे करेंगे। आयशा जी बताती हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड पर लाखों रुपए का कर्ज था और कमाई कुछ भी नहीं थी।
मेरे पति को इस बात की टेंशन हमेशा सताती थी कि इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे। आयशा जी बताती हैं कि पहले तो मेरी सासू माँ जो थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, पर अब वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उनका कहना था कि यह सब आयशा के आने के बाद ही हुआ है और यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, इसीलिए मेरी सासू माँ भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। आयशा जी बताती हैं कि पहले तो मेरी सासू माँ खुश हुई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन कुछ लोगों के भड़काने पर मेरी सासू माँ भी उन्हीं की बातों में आ जाया करती थी और फिर वह मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती थी। आयशा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ मुझसे कहा करती थी कि तू तो मनहूस है, तू कैसे इस बच्चे को जनेगी, तू तो सब कुछ खा गई है, पैसा तो है ही नहीं, तू कैसे इसकी परवरिश करेगी। इस तरह से वो बातें हमेशा मुझे सुनाया करती थी। आयशा जी बताती हैं कि मुझे किसी की बात का भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो तो है ही नहीं अपने। पर जब मेरी मम्मी जी, मेरी सासू माँ मुझसे इस तरह की बातें कहा करती थी तब मुझे बहुत दुख होता था। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब हुआ जब लोगों के भड़काने पर मेरी सास ने इस बच्चे को गिराने के लिए कहा। आयशा जी बताती हैं कि मेरी सासू जी ने मुझसे कहा कि कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे को दुनिया में लाने की, जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं है इस बच्चे को पालने की तो क्यों उस बच्चे को इस दुनिया में भीख मांगने के लिए पैदा करोगी, इसीलिए तो अपना गर्भपात करा दे और इस बच्चे को गिरा दे। आयशा जी बताती हैं कि सासू जी की इस तरह की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी और वह हमेशा मेरे हस्बैंड, मेरे शोहर से भी कहा करती थी कि जा तो इसे लेकर जा हॉस्पिटल में, इसका गर्भपात करा दे, इस मनहूस के बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा बताती हैं कि जब मैं अपनी सासू माँ की बातें सुन सुनकर तंग आ गई तब मैंने अपनी मायके अपनी मम्मी के पास फोन किया और अपनी मम्मी को मैंने यह सारी बातें बताई कि मेरी सासू माँ मुझसे किस तरह से बर्ताव करती हैं, किस तरह से मुझसे बातें कहती हैं। दोस्तों, आयशा जी बताती हैं कि मैं बहुत रो रही थी और जाहिर सी बात है जिसके साथ भी ऐसा होगा उसे बहुत ही दुख होगा। आयशा जी बताती हैं कि मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि यह मेरा पहला बच्चा था। आयशा जी बताती हैं कि जब सारी बात मैंने अपनी मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम यहीं पर आ जाओ और तुम्हें अपने ससुराल जाने की जरूरत भी नहीं, तुम्हारी अम्मी अभी जिंदा है और तुम यहीं मेरे साथ रहना, क्योंकि हो सकता है अगर तुम वहाँ पर रहोगी तो तुम्हें बच्चा गिराना भी पड़ सकता है। आयशा बताती हैं कि इसके बाद मैंने अपने पति से बहुत जिद की कि मुझे अपने घर जाना है। मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर मेरे पति ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। आयशा जी बताती हैं कि अपनी माँ के पास जाने के बाद मैं बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ पर मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा था। मैं भी खुश थी कि चलो मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, अब मेरे ससुराल वाले मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मैं अपने बच्चे की वजह से ही अपने मायके में खुश रहने लगी। आयशा जी बताती हैं कि वहाँ पड़ोस में ही मेरी एक फ्रेंड रहा करती थी, उसका नाम कविता था। वह मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। आयशा जी बताती हैं कि कविता की शादी को भी बहुत वक्त बीत गया था। उसके पति बाहर जॉब करते थे, इसी वजह से वो ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। आयशा बताती हैं कि उसकी शादी को काफी लंबा वक्त बीत गया था क्योंकि उसकी शादी जल्द ही हो गई थी। लगभग 7-8 वर्ष उसकी शादी को हो गया था, अभी तक उसके कोई भी बच्चा नहीं था और वह लड्डू गोपाल की बड़े प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। आयशा बताती हैं कि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन उनके मुझे लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे लगते थे। मैं कभी कभी उनके घर भी जाया करती थी और मैं जब उसके घर जाया करती थी उनके लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आयशा बताती हैं कि मैं गर्भवती थी और लड्डू गोपाल को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भी बच्चा ऐसा ही होगा, इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल को देखकर बहुत ही खुश होती थी। पर कविता हमेशा बहुत दुखी रहा करती थी। वह हमेशा अपने लड्डू गोपाल से बस एक ही बात कहती थी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल, जैसे तुमने आयशा की गोद भरी वैसे ही मेरी भी गोद भर दो। आयशा बताती है कि वह हमेशा अपने लड्डू गोपाल से इसी तरह से विनती करती थी, पर पता नहीं उसे वह खुशी क्यों नहीं मिल रही थी। आयशा जी बताती हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था। मेरा 8वां महीना चल रहा था और यह सारी बातें मेरी सास को पता थी और इतना वक्त हो जाने के बाद भी मेरी सासू माँ मेरे शोहर से कहा करती थी कि तू आयशा को बोल वो अपना गर्भपात करा ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो मनहूस इस बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएगी। आयशा बताती हैं कि मैं इन बातों से तंग आ चुकी थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैं अब सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी और मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। आयशा जी बताती हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी डिलीवरी का वक्त नजदीक आ गया। ऐसे ही एक दिन मुझे बहुत तेज दर्द शुरू हुआ, तब मेरे घर वाले और साथ में मेरी फ्रेंड कविता भी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। आयशा जी बताती हैं कि ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाने के बाद
मुझे एक सुंदर सा पुत्र हुआ। आयशा जी बताती हैं कि मैं अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश थी मैं। आयशा जी बताती हैं कि कुछ देर के बाद मेरे मन में यह ख्याल आता है कि ऐसा ना हो यह मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाए, क्योंकि मेरी सासू माँ इसे पसंद नहीं करती। ऐसा ना हो मेरा बच्चा मुझसे दूर कर दिया जाए। आयशा जी बताती हैं कि मेरे पति को भी इस बारे में पता चल जाता है कि मुझे पुत्र हुआ है। आयशा जी बताती हैं कि मेरे पति भी अपनी माँ की बातों में आ जाया करते थे। इसी वजह से मुझे और ज्यादा परेशानी होती थी और तकलीफ होती थी। और जब मुझे पता चला कि मेरे पति को पता चल गया है कि मुझे बेटा हुआ है, तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा डर गई और मेरे साथ में कविता भी थी। आयशा जी बताती हैं कि तभी मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और मैंने अपनी फ्रेंड कविता से कहा कि कविता, क्या तुम मेरे बच्चे को गोद लोगी? क्या तुम उसकी परवरिश कर सकती हो? क्योंकि तुम तो सब कुछ जानती हो ना। मुझे इस बच्चे को अपने पास रखना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि यह बच्चा अगर मेरे पास रहेगा तो मुझे डर है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर न कर दिया जाए और मेरी सासू माँ इस बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती हैं। आयशा जी बताती है कि मेरी बात सुनकर कविता एकदम सोच में पड़ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था कि किसी बच्चे को पालना, उसकी परवरिश करना, उसे अपनी गोद लेना। आयशा जी बताती हैं कि तभी मेरी माँ ने मेरी फ्रेंड से कहा कि कविता, तुम ही इस बेटे को अपने पास रखो। आयशा के बच्चे को अब तुम ही पालोगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, इसको इसके बच्चे से अलग कर दिया जाएगा। इसकी सासू माँ जरूर इस बच्चे को अनाथ आश्रम में डलवा देगी, क्योंकि इस तरह की बातें आयशा ने और उसकी मम्मी ने कई बार सुनी थी। और बार बार वह अपनी फ्रेंड कविता से कहती है कि कविता, तुम तो सब कुछ जानती हो ना, और तुम तो मेरी बचपन की फ्रेंड हो। अगर मेरा बच्चा तुम्हारे पास रहेगा तो मैं इससे कभी कभार मिल भी लिया करूंगी, मैं इसे देख पाऊंगी, पर पता नहीं मेरी सासू माँ इस बच्चे के साथ क्या करेंगी। मेरी बात सुनकर कविता अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है। पहले तो कविता के पति उसे मना कर देते हैं, पर उसके बहुत ज्यादा जिद करने पर वो मान जाते हैं। इसके बाद कविता उस बच्चे को गोद में लेकर अपने घर जाती है और अपने घर पे ले जाकर अपने पास पड़ोस में रिश्तेदारों को सबको यही बताती है कि उसने इस बच्चे को गोद लिया है। आयशा बताती है कि मेरी फ्रेंड ने कभी किसी को नहीं बताया कि वह मेरा बच्चा है। इसके बाद कविता अपने बच्चे की तरह उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आयशा जी बताती हैं कि जब भी मेरा देखने का मन होता है, मैं तुरंत कविता के घर जाती हूँ और मैं अपने बच्चे को दूध भी पिला देती हूँ। पर दोस्तों, कितने दुर्भाग्य की बात है, एक माँ ही अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं खिला पाती, अपने पुत्र को, अपनी पहली संतान को लेकर अपनी ससुराल नहीं जा सकती। आयशा जी बताती हैं कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी, ये तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस वक्त मुझे बस यही लग रहा था कि मेरे कलेजे को काट कर किसी ने दे दिया है, मेरा कलेजा काट कर किसी ने मुझसे अलग कर दिया है। आयशा जी बताती हैं कि कविता को भी बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी शादी को बहुत साल बीत गए थे और इसी वजह से वह उस बच्चे के साथ बहुत खुश थी। उस बच्चे को बड़ा ही प्रेम दुलार किया करती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह उससे प्रेम करती थी। आयशा जी बताती हैं कि कविता ने अपने बेटे का नाम कृष्णा रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। आयशा बताती हैं कि अब लगभग वह बच्चा 3 वर्ष का हो गया है और वह अपनी माँ यानी कि कविता से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ना कि उसकी माँ कौन है, क्योंकि बचपन से ही उसने कविता को ही माँ के रूप में देखा है, इसीलिए वह कविता को ही माँ कहकर पुकारता है। और मुझे यह सुनकर कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं अपने बेटे को ही अपना बेटा नहीं कह सकती। आयशा जी बताती हैं कि मैंने अपने शौहर और अपनी सासू को यही बताया कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, पैदा होते ही उस बच्चे की मौत हो गई। आयशा बताती हैं कि लगभग 1 वर्ष के बाद मैं जाकर अपनी ससुराल में रहने लगती हूँ। आयशा बताती हैं कि जब मैं अपनी ससुराल गई तो मुझे अपने बच्चे की याद आती थी, अपने बेटे की याद आती थी, पर मेरा बच्चा, मेरा बेटा मुझे पूरी तरह से भूल चुका था, क्योंकि उसका जब नाल कटा था तभी से वह कविता के पास रहा है और वह कविता को ही अपनी माँ मानता है। आयशा जी बताती हैं कि ऐसे ही जब मेरा बेटा 3 वर्ष का हो गया तो मुझे एक दिन अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। तभी मैं कविता से बार बार फोन करके कृष्णा के बारे में पूछती हूँ और मैं किसी न किसी बहाने से उससे बात भी कर लिया करती थी, उसकी आवाजें सुना करती थी। पर एक माँ अपने बच्चे को बिना देखे कब तक रह सकती है। आयशा बताती है कि एक दिन मेरा कलेजा अपने बेटे के लिए तड़पने
करने लगता है, बहुत कचोड़ता है। मुझसे मेरे बेटे की दूरी सहन नहीं होती है और मैंने यह तय किया कि मैं आज ही जाकर अपने बेटे कृष्णा से मिलूंगी। आयशा बताती है कि मैं उसी दिन अपने पति से जिद करके कुछ ना कुछ बहाना करके कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने मायके आ जाती हूँ। और जैसे ही मैं अपने घर जाती हूँ 10-5 मिनट बैठने के बाद मैं सीधे कविता के घर जाती हूँ। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ मेरा बेटा बहुत ही सुंदर है और वह हाथ में खिलौने लेकर खेल रहा है, इधर उधर भाग रहा है। मैं उसे अपने पास भी बुलाती हूँ कि बेटा इधर आओ, पर वह मुझे नहीं पहचानता, वह मेरे पास आता ही नहीं है। जब भी मैं उसे बुलाती वो भागकर अपनी माँ यानी कविता के पास पहुँच जाता। मुझे अब ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। जी बताती है कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं एक बार अपने बेटे को अपने सीने से लगाऊं, मैं जी भर के उससे प्यार करूं, मैं जी भर के उसे देखना चाहती थी, जी भर से उससे प्यार करना चाहती थी। आयशा बताती है कि मैं उससे प्यार करने की कोशिश करती हूँ, उसे गोद में उठाने की कोशिश करती हूँ, पर वह मेरे पास आता ही नहीं है। आयशा बताती है कि मैं उस वक्त अपने सीने पर पत्थर रख लेती हूँ और मुझे इस बात का सुकून भी था कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, वो अपनी माँ के साथ खुश है, क्योंकि वह तो कविता को ही अपनी माँ मानता है। उसने बचपन से ही कविता को ही माँ के रूप में देखा है। और मुझे क्या चाहिए, मेरा बच्चा खुश है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं कविता से मिलकर अपने घर आ जाती हूँ। आयशा बताती हैं कि इसके बाद मेरे पति का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया था, वह धीरे धीरे से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे समय के साथ मेरे शौहर की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। आयशा बताती हैं कि तभी अचानक से मेरे फोन पर आयशा का फोन आता है और जब मैं फोन उठाती हूँ तो कविता बराबर रोए जा रही थी और अपनी सहेली कविता की रोने की आवाज सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि आयशा बताती है मैं तुरंत यह सोचने लगती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया है, तभी कविता इतनी ज्यादा रो रही है। तभी मैं उससे पूछती हूँ कि कविता क्या हुआ, तो मुझे पूरी बात बताओ। तभी वह मुझसे रोते हुए कहती है कि आयशा अगर हो सके तो तुम अभी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब कविता की यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ कि कहीं कृष्णा को तो कुछ नहीं हुआ है। तभी मैं फिर से पूछती हूँ कि हुआ क्या है कविता, पूरी बात बताओ। पर उस वक्त वह मुझे कुछ भी नहीं बताती, वह मुझसे इतना ही कहती है कि मैं तुम्हें आने के बाद ही बताऊंगी, बस तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ऐसा बताती है कि मैं उसी वक्त अपनी सास से कुछ बहाना बनाकर तुरंत ही अपने मायके चली जाती हूँ। और जब मैं कविता के घर गई और जो मैंने देखा उसे देख कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं देखती हूँ कि कविता बहुत ज्यादा रो रही है और कृष्णा भी उससे चिपक कर बहुत रो रहा है। तभी मैं दौड़ कर जाती हूँ और कविता को पहले चुप कराने की कोशिश करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि पहले बताओ बात क्या है। मेरे पूछने पर कविता मुझसे कहती है कि आयशा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ और मेरे दुख का निवारण सिर्फ तुम्हारे ही पास है। तभी कविता मुझे बताती है कि आयशा मुझे ना कैंसर हो गया है। आयशा बताती है कि कविता की आवाज़ सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कविता की बात सुनकर बहुत घबरा जाती हूँ, मैं भी कविता के साथ चिपक कर बहुत रोने लगती हूँ। कविता बहुत रोई और रो रो कर मुझसे बार बार यही कह रही थी कि आयशा मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीऊंगी, मेरा जीवन बस कुछ ही दिनों का है। डॉक्टर ने भी अब मुझे जवाब दे दिया है कि अब आप ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। ना जाने मेरे ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब भी मेरे जीवन में खुशी आती है मुझे दुख क्यों दे देते हैं प्रभु। ऐसा बताती है कि मैं उसे बहुत समझाती हूँ कि कविता सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा इलाज हम कराएंगे और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। तभी कविता मुझे समझाती है कि अब मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ और ऐसा मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बेटे कृष्णा की चिंता है, क्योंकि कविता के घर में उसकी मम्मी के सिवा और कोई भी नहीं था, ना ही उसके मायके में उसका भाई और ना ही उसके पापा। और कविता रो रो कर आयशा से बार बार कहती है कि आयशा अब मैं ठीक नहीं होंगी, मुझे बस कृष्णा की चिंता है और मेरे लड्डू गोपाल की, क्योंकि मेरी मम्मी तो बूढ़ी हो चुकी है ना, अब मेरे लड्डू गोपाल की सेवा और मेरे कृष्णा को कौन देखेगा। आयशा बताती हैं कि मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ कि तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। कविता मेरी एक भी बात नहीं सुनती और रोकर वह मुझसे कहती है कि आयशा तुम मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद कृष्णा और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा तुम ही करोगी, क्योंकि मेरे कान्हा की सेवा करने वाला और कोई नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, मेरी ससुराल वाले भी मुझसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे हस्बैंड भी मुझसे प्रेम नहीं करते क्योंकि मुझे बच्चे नहीं हुए। और आयशा तुम्हें तो पता है मेरे मरने के बाद मेरे हस्बैंड को भी मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, वो तुरंत ही दूसरी शादी कर लेंगे और तब मेरे लड्डू गोपाल और कृष्णा को कौन देखेगा। आयशा तुम मुझसे एक बात और करो, क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ दिया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने एक बच्चे का सुख पाया है,
मैंने अपने आप को माँ कहने का सुख पाया है। तुम्हारी वजह से ही मैंने बेटे का सुख पाया है। और अब तुम मुझ पर एक एहसान और करो कि मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरे लड्डू गोपाल और कृष्णा। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल और कृष्णा का ध्यान तुम ही रखोगी। आयशा जी बताती हैं कि मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कह पा रही थी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी बहुत दुखी थी और तभी रोते हुए मैंने अपनी सहेली को वचन दिया और कुछ दिन बीतने के बाद ही मेरी सहेली कविता की कैंसर से मृत्यु हो गई। आयशा जी बताती हैं कि कृष्णा उस दिन बहुत रोया था कविता से लिपट कर, क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया था और उस वक्त कृष्णा सिर्फ 4 साल का था। आयशा जी बताती हैं कि मैं भी बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरे पास आ गया था, पर मैंने अपनी फ्रेंड को खो दिया था। मैंने अपनी सच्चे दोस्त को खो दिया था। मैंने एक ऐसे फ्रेंड को खो दिया था जो मेरे दुख के घड़ी में मेरा सहारा बनी थी, जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, जिसने मेरा मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दिया था। मैंने अपने ऐसी फ्रेंड को खो दिया था। आयशा जी बताती हैं कि अगर शायद उसके जीवन में कविता नहीं होती तो उसका बच्चा भी उसके पास नहीं होता। आयशा बताती है कि मेरे बेटे को माँ का प्यार नहीं मिल पाया होता और ना ही कविता को संतान मिल पाती, क्योंकि कविता तो संतानहीन थी, उसे तो संतान थी ही नहीं। लेकिन वह लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, वह लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी और उसके लड्डू गोपाल ने ही उसकी मनोकामना पूर्ण की थी। लड्डू गोपाल की कृपा से ही उसे कृष्णा मिल पाया, कृष्णा का उसे प्यार मिल पाया, माँ बनने का सुख मिल पाया। क्योंकि कविता का जीवन इतने दिनों के लिए ही था, लेकिन उसने मरते मरते अपनी सहेली आयशा के लिए बहुत कुछ किया। उसके बेटे को पाला, उसे लड्डू गोपाल की भक्ति दी, उसे लड्डू गोपाल दिए। इसके बाद आयशा जी बताती हैं कि मैंने सारी बात अपने हस्बैंड को बताई, क्योंकि अब मेरे ससुराल में सब कुछ ठीक हो गया था। और अपने शौहर को मैंने यह भी बताया कि यह मेरा ही बेटा है, क्योंकि मैंने सासू जी के और तुम्हारे डर की वजह से ही ऐसा किया था। आयशा जी बताती हैं कि पहले तो मेरे पति ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, उसके बाद वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे और मेरी सासू माँ भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी करने लगी, जैसे कविता किया करती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही कविता को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखते आ रही हूँ और मेरा बेटा भी मेरे पास आ गया। अब हम सभी लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत खुश हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करते हैं। आयशा बताती हैं कि मेरे पति का कहना है कि भगवान एक ही हैं, उन्होंने ही यह सारी सृष्टि बनाई है, हम सभी उनके बच्चे हैं। आयशा बताती हैं कि मेरे पास पड़ोस वाले रिश्तेदार मेरा विरोध भी करते हैं, लेकिन मुझे किसी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो लड्डू गोपाल की बहुत ही सेवा करता है, क्योंकि उसने तो छोटे से ही लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है, क्योंकि वह कविता को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा करता था। आयशा जी बताती हैं कि कृष्णा जब भी उठता है सबसे पहले सबको राधे राधे बोलता है और यह सारी बातें कविता ने ही उसको सिखाई हैं। आयशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, यदि आपके साथ भी लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, आपको उनका अनुभव होता है, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।